हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 174 है। ये जो वीडियो है 74 भाग है। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है 74 भाग, पहले प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा था। अब कुछ साल का जो पेपर है अन्य साल उनको कराने का प्रयास करेंगे कि उस पेपर को कराएं। और ये आपका जो दिखेगा ये राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2009 का पेपर है दोस्तों। तो ये नागरिक शास्त्र का है, प्रवक्ता का ही है 2009 का। और इसमें क्या है कि किसी पुस्तक की सहायता से कराया जा रहा है, तो उसमें ये घटना चक्र या किसी और से, तो उसमें यही है दोस्तों कि इसमें व्याख्या भी है। तो आपको यहाँ व्याख्या भी देखने को मिलेगा। और ये देख रहे हैं कि व्याख्या हल प्रश्न पत्र सहित। तो आपका टाइमिंग जाएगा। तो एक वीडियो में हम पूरा नहीं करेंगे, कई वीडियो आएंगी। इसमें यही नहीं है कि बस ये राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2019 का 9 का ही कराया जाएगा। जितनी अब तक की पेपर हुआ है लगभग में सभी को कराया जाएगा, क्योंकि पेपर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे अंत में तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे कि हम इस सीरीज को, इस वीडियो को और लाएँ और बढ़ाएँ। तो यही अच्छा रहेगा, जैसा आप लोग सजेशन करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। ये मतलब 11 तक 10 तक करा दिया गया था, अब 11 से करा रहे हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन ए है 40वां, 42वां, 44वां, 45वां। तो आंसर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे व्याख्या देख लेते हैं इसका। व्याख्या है, भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। भारत के जो मूल संविधान थे उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। और किस समिति के तहत किया गया था इसमें संशोधन? तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। संविधान में एक नया भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। शुरुआत में जो मूल रूप से किया गया था वो कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया, जिसमें यह है कि जो अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएं, ऐसा कुछ उसमें प्रावधान है 11वां में। ठीक है, पेरेंट्स के तहत। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? निम्न में कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है ये बताना है। ऑप्शन 1 है शिक्षा, ऑप्शन बी है संघ लोक सेवा आयोग, सी है पुलिस और डी है आयकर। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये शिक्षा हो जाएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है, एजुकेशन को रखा गया है। इसका हम व्याख्या देखते हैं दोस्त। भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में मूल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। इसमें इनकी संख्या 12 हो गई है। इस समय इसकी जो संख्या हो गई है वह 12 हो गई है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी के तहत 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो सूचियों का उल्लेख जो है, तीनों सूचियों का उल्लेख किसमें है? तो वो 7वीं अनुसूची में है। ये याद रखेंगे, 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, जो सूची जो है समवर्ती सूची, राज्य सूची और ये संघ सूची, सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। ये आप देखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में प्रतिस्थापित कर दिया गया, शामिल कर लिया गया। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। जो भारतीय संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची का किससे संबंध है ये बताना है। ऑप्शन ए है भाषा से, ऑप्शन बी है अनुसूचित जनजातियों से,
और ऑप्शन सी है भारत के राज्यों के नाम से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए भाषा से। ठीक है, 8वीं अनुसूची क्या है, भाषा से संबंधित है। और जो 7वीं अनुसूची थी उसमें तीनों विषयों को रखा गया है, राज्य सूची, जो राज्य सूची का विषय है उसको, और समवर्ती सूची का विषय है संघ सूची। तो तीनों विषयों का जो सूचियों का उल्लेख किसमें है, तो 7वीं अनुसूची में। और भाषा किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में। इसको याद रखेंगे। व्याख्या इसका थोड़ा सा देख लीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। भारत के मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में इनकी संख्या क्या हो गई है, 22 हो गई है। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधवी, 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोडरी, नेपाली, मणिपुरी तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो शामिल किया गया। ठीक है, तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो 4 भाषाओं को जोड़ा गया है उसमें संथाली है, डोंगरी है, मैथिली है, बोडो है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 92वें संशोधन द्वारा निम्न में से किसको जोड़ा गया था, वो पूछ लेगा, या निम्न में से किसको नहीं जोड़ा गया था। तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। भारतीय संघीय जो प्रणाली है उसकी क्या विशेषताएं ये बताना है। ऑप्शन ए है, एक है कुट, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 5 दिया है और कुट की सहायता से आंसर करना है आपको। तो पहला है शक्तियों का बंटवारा, ये सही बात है, शक्तियों का बंटवारा। शक्ति का ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो है नहीं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये विशेषता नहीं है। हाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका है और इसके बाद लिखित संविधान है। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है और लिखित संविधान है और शक्तियों का बंटवारा है, जो मतलब बांटा गया है शक्तियों को कि केंद्र मतलब व्यवस्थापिका, विधायिका या मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास क्या क्या शक्तियाँ रहेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1, 3, 5 हो जाएगा। 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 आप देख रहे हैं, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। 1, 3, 5 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसका। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शक्तियों का बंटवारा 1 हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान। संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें परंपराओं एवं प्रथाओं का भी स्थान है, यद्यपि वह संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप है। ब्रिटेन का जो संविधान है परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित एवं अलिखित संविधान है। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान जो है प्रथाओं पे है, परंपराओं पे है और अलिखित संविधान है, एक अलिखित संविधान है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो क्या है, लिखित है। हमारे में भी कुछ प्रथाओं का उल्लेख है, लेकिन हमारा क्या है, लिखित संविधान है। आगे चलते हैं। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिशा निर्देश प्रदान करता है, किसको दिशा निर्देश देता है ये बताना है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा, राज्य को देता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिशा निर्देश किसको प्रदान करते हैं, तो राज्य को करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्वों का उल्लेख किस भाग में है, तो उल्लेख हो जाएगा 4 भाग में किया गया है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है, तो 36 से 51 तक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसीलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया है जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सकेंगे। तो लेकिन अभी ये होता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको लागू करना या न मानना वो राज्य के ऊपर है, चाहे तो लागू करे चाहे तो न लागू करे, लेकिन बाध्यकारी नहीं है कि लागू ही करना है। जैसे आपके मौलिक कर्तव्य हैं और एक मौलिक अधिकार है, वैसे उसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संस्थात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती क्योंकि जो भारतीय संविधान है, एक बार दोबारा सुन लीजिए, भारतीय संस्थात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती क्योंकि राज्य अध्यक्ष नाम मात्र का है, सरकार उत्तरदायी है, सरकार की जवाबदेही है, उपयुक्त सभी। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो 16 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संसदात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष नाम मात्र का है। इस व्यवस्था में सरकार और इसका मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। किसी भी कार्य के लिए सरकार की जवाबदेही होती है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार कार्य करता है। वास्तविक शक्तियां केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संतुति देनी होती है? तो कितने दिनों पे? ऑप्शन ए है 14, 15, 21, 30। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए 14 दिनों में। तो राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संतुति देनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 14 दिनों में। व्याख्या देखिए दोस्त। संविधान के अनुच्छेद 109 में स्पष्ट रूप से उपबंध किया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया? इसका किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 109 में जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 109 में ये स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, उपबंधित है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह केवल अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकता है। 14 दिन के बाद वो नहीं रोक पाएगा। 14 दिन से ज़्यादा रोकता है तो उसी तरह वो पास माना जाएगा। यदि 14 दिन के भीतर राज्यसभा विधेयक वापस नहीं करती है तो विधेयक दोनों सदनों में पारित समझा जाता है। यदि 14 दिनों के भीतर राज्यसभा विधेयक वापस नहीं करती है तो विधेयक दोनों सदनों में क्या समझा जाएगा फ्रेंड्स? पारित समझा जाएगा। तो इसको आप नोट करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। भारत में संघीय विधायिका द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में संघीय विधायिका द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1913, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1976 और ऑप्शन डी है 1977। तो आंसर आपको दिख गया होगा, 1976 में किया गया था। आंसर आपका सी है, 1976 में बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था 1976। इसको आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है, बंधुआ मजदूरी कहलाता है। तो बंधुआ मजदूरी क्या है कि वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को उसको चुकाने के लिए बदले में ऋणदाता के लिए क्या करता है? श्रम करता है या सेवाएं देता है, बंधुआ मजदूर कहलाता है। इसे अनुबद्ध श्रमिक या बंधक मजदूर भी कहते हैं। प्राचीन यूनान में बंधुआ मजदूरी बहुत प्रचलित थी। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत में 1976 में कानून बनाकर इसे अवैध घोषित कर दिया गया। तो कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1976 में जो बंधुआ मजदूरी थी या दास प्रथा था उसको 1976 में बंद कर दिया गया था। 1976 आप नोट कर लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है बोधा, ऑप्शन सी है मैकियावेली और ऑप्शन डी है अरस्तु। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु। अरस्तु थे जिन्होंने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण पहली बार प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो आंसर आपका अरस्तु होगा। व्याख्या देख लेते हैं। अरस्तु प्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार शासन का स्वाभाविक स्वरूप एक तंत्र या राजतंत्र, कुलीन तंत्र, बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र है। अरस्तु ने भीड़ तंत्र को डेमोक्रेसी का नाम दिया। अरस्तु ने भीड़ तंत्र को डेमोक्रेसी का नाम दिया है।
डेमोक्रेसी, तो इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 20 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किस एक राज्य को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त था? ये कश्मीर से है, पेपर 2009 का है। तो उस समय कश्मीर जो 370 था वो चल रहा था दोस्तों, तो उसी समय था, लेकिन यहाँ पे था बना दिया गया है, बीता हुआ है। तो लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है था, लेकिन हमने था किया है। तो मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, नागालैंड। तो आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त था? तो वो था जम्मू कश्मीर। व्याख्या देख लीजिए, उसी समय का क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से बनाया गया था। भारतीय संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के संबंध में कुछ विशेष अस्थायी उपबंध किए गए हैं। तो किस भाग में किए गए हैं? तो भाग 21 में किए गए हैं। और टोटल भागों की जो संख्या है वो 22 भाग है हमारे संविधान के। और किस अनुच्छेद में? तो 370 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, लेकिन वर्तमान समय में इसे हटा दिया गया है, अब 370 नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसी में देख लेते हैं इसका व्याख्या। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है, मतलब था, किंतु संविधान 370 के तहत प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति आवश्यक परिवर्तनों सहित भारतीय संविधान के उपबंधों को वहां लागू कर सकता है। तो ये सब व्यवस्थाएं थी, और ये हमारे थे 10 क्वेश्चन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग पसंद कर रहे हो वीडियो को, तो लाइक कर दें, और चैनल पे आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।